हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। सो ये सेकंड पार्ट है डीबीटी 2021 क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन का। तो लेट्स प्रोसीड। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन करे थे मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये हेल्पफुल रहा होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आगे के अगर हम क्वेश्चंस देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो आया है मैच द कॉलम का। इसमें फर्स्ट कॉलम को मैच करना है सेकेंड कॉलम के साथ। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन का, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन का, फॉस्फोराइलेशन टायरोसिन, पॉलीयूबिक्विटिनेशन ऑफ लाइसिन। तो देखेंगे किस किस में होते हैं। अगर हम मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन की बात करें, ये मेनली कहाँ होता है, ये हिस्टोन के ऊपर होता है। हिस्टोन के एक्टिवेशन या रिप्रेशन में काम में आता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HMT बोलते हैं। इस एंजाइम की हेल्प से मिथाइल ग्रुप ऐड होता है लाइसिन रेसिड्यू पे ऊपर। तो क्या सिर्फ लाइसिन रेसिड्यू पे ऐड हो सकता है? नहीं, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों ही रेसिड्यू पे ऐड होता है मिथाइलेशन। कौन से हिस्टोन पे? H3 एंड H4। मिथाइलेशन का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगी। उसका जो H3 एंड H4 उसका पार्ट होता है, वहां पे मेनली मिथाइलेशन होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन रेसिड्यू पे। अगर आर्जिनिन पे मिथाइलेशन हो रहा है तो वो हेल्प करता है एक्टिवेशन के लिए, लेकिन अगर लाइसिन पे मिथाइलेशन होता है तो उसकी वजह से एक्टिवेशन भी हो सकता है और रिप्रेशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस साइड पे मिथाइलेशन हुआ है। तो अगर मिथाइलेशन की बात करें, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन जो कि होता है हिस्टोन पे, तो इसका आंसर क्या हो गया? मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन एक्टिवेट जीन बाय मॉडिफाइंग हिस्टोन क्रोमेटिन, या फिर रिप्रेस भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आर्जिनिन दिया होता तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेशन आता। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट जो है वो है बी, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन जो होता है वो कोलेजन स्ट्रक्चर में होता है। किस एंजाइम का यूज होता है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और टू बी वेरी प्रिसाइज और स्पेसिफिक एंजाइम की अगर हम बात करें, वो होता है प्रोलाइल 4 हाइड्रोक्सिलेज। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इससे ना बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर एक बार डीबीटी में क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, देयर आर 100% चांस कि दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में, मतलब जो भी टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। और जो कोफैक्टर हम यूज करते हैं, इस जो एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कोफैक्टर का हेल्प से ही अपना फंक्शन करते हैं। तो कोफैक्टर कौन सा होता है? वो होता है विटामिन सी, जिसको कि हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, सो इसकी हेल्प से प्रोलीन का कन्वर्जन हो जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन में। तो ये किस में हो गया? ये हो गया कोलेजन स्ट्रक्चर में। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन, ये आ जाएगा कोलेजन स्ट्रक्चर, इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन। ये तो बहुत ही इजी है, सेल सिग्नलिंग हमें दे रखा है तो हम कहीं और क्यों जाएंगे। फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन हो रहा है, आरटी के पाथवे होता है, या फिर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड पाथवेज जितने भी होते हैं सेल सिग्नलिंग में, उन सब में ही फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन होता है। ठीक है, अपना क्या कौन सा मेथड यूज करता है वो? ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। ओके, इस मेथड का यूज करके वो फॉस्फोराइल ग्रुप को ऐड करता है। नेक्स्ट जो आता है तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 4th। एंड हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा पॉलीयूबिक्विटिनेशन ऑफ लाइसिन। और हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? 3rd ऑप्शन बचा। क्यों पॉलीयूबिक्विटिनेशन क्यों यूज होता है? जब भी हमें प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोमल पाथवे, तो हम पॉलीयूबिक्विटीन्स ऐड करते हैं। पॉलीयूबिक्विटीन्स ऐड होंगे तभी डिग्रेडेशन होगा। मोनो, डाई, ट्राई होंगे तो नहीं होगा। जब तक पॉली नहीं होंगे तब तक उसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। प्रोटीन डिग्रेडेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है लाइजोसोमल और एक होता है प्रोटियोसोमल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 4th हो गया। इस हिसाब से हमारा क्या बनता है? 2nd, 1st, 4th, 3rd, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आंसर आप कहीं से भी देख सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये आंसर हमने क्यों टिक किया है। Let's move to the next question. In a donor-acceptor pair, the one with the strongest tendency to donate electron
पहली बात तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी डोनेट करने की, ओके अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दैट मीन्स उसके लिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी, वीकेस्ट एफिनिटी होनी चाहिए। क्यों? अगर एक बात बताइए, अगर उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल पाएगा, उसकी वो प्रेमिसेस से वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी होगी। तो वीकेस्ट एफिनिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। अब बात आती है कि मोस्ट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए या मोस्ट पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए। तो पहली बात तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रिडॉक्स पोटेंशियल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम ओवरऑल रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। उस वो क्या कैपेसिटी, क्या पोटेंसी है उस सिस्टम की कि वो रिड्यूस हो सकता है या फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है। ओके इसको हम मेजर किस में करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं मिली वोल्ट्स में। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगा, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम मुझे मिला था। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें अगर आप देखिए, इसमें बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और इसमें नीचे की तरफ जैसे ही हम आ रहे हैं तो वो बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। तो क्या होना चाहिए रिडॉक्स पोटेंशियल? मोस्ट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए एंड वीकेस्ट एफिनिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। ओके आई होप दी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक और द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स मूव फर्दर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन अमीनो एसिड के ऊपर है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा उसमें भी अमीनो एसिड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और ये इसमें भी ये पार्ट 2 है। सेम ईयर के पेपर में ये दूसरी बार है जो अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछा गया है। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ के जरूर जाइएगा। यहाँ पे हमें मैच द कॉलम दिया हुआ है, ल्यूसीन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन एंड हमें उसकी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बतानी है, मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन बतानी है, वेदर इट इज नेगेटिव, नॉन पोलर, अनचार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होता है अगर हम देखें जितने भी नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं कौन कौन से होते हैं? GAV, PILW एंड FM। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि ग्लाइसिन, एरेनिन, ये वो आपको ये कंफ्यूज करेंगे, शॉर्ट में याद करके चले जाइए GAV, PILW, FM। ये नॉन पोलर होते हैं। तो अगर हम देखें इसमें क्या आ रहा है? इसमें ल्यूसीन आ रहा है। ल्यूसीन क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। तो अगर हम देखें ल्यूसीन नॉन पोलर, सेकेंड। अब बात आती है लाइसिन। लाइसिन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? के किस में आ रहा है? पोलर चार्ज में, वो भी पॉजिटिवली चार्ज में। पॉजिटिवली चार्ज HR के होते हैं और नेगेटिवली चार्ज में ED आता है। E मीन्स E जो होता है ग्लूटामिक एसिड होता है और D जो होता है एस्पार्टिक एसिड। ये हो गया फर्स्ट। और ग्लूटामिन जो होता है वो अनचार्ज होता है। देखिए यहाँ पे पोलर अनचार्ज में ये देखिए Q आ रहा है, तो दिस इज ग्लूटामिन। ये हमारा अनचार्ज हो गया, तो इसका आंसर हो गया थर्ड। ये हो गया सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से किस तरीके के अमीनो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, आप प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में इसको हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय सेरीन हाइड्रोलेज। पहली बात तो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। सेरीन हाइड्रोलेजेस का एग्जाम्पल, मोस्ट एक्सेप्टेड एग्जाम्पल या पॉपुलर एग्जाम्पल होता है सेरीन हाइड्रोलेज एंजाइम का, वो होता है काइमोट्रिप्सिन। ओके, सो काइमोट्रिप्सिन का क्या स्ट्रक्चर होता है देखें जरा। ये जो होता है वो काइमोट्रिप्सिन का स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी अगर प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर निकालना है तो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये हमारा बन गया।
In serine hydrolase like chymotrypsin, the histidine and serine amino acid are close to each other. जो chymotrypsin होता है, पहली बात तो वो क्या होता है, उसके अंदर 3 अमीनो एसिड मिलकर के बना होता है. एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है सेरीन और एक होता है एस्पार्टिक एसिड. ओके, ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर के वो बना होता है. इन पर्टिकुलर इमिडाजोल साइड चेन ऑफ द हिस्टिडीन वाज वेरी क्लोज टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन, close enough to the hydrogen bond. Aspartic acid also close to the side chain of histidine but on the opposite side of serine. इसके कहने का मतलब ये है, जो हिस्टिडीन होता है वो सेरीन के पास होता है और जो एस्पार्टिक एसिड होता है वो हिस्टिडीन के पास होता है. एस्पार्टिक एसिड सेरीन से बहुत दूर होता है, लाइक उसके अपोजिट साइड होता है. दिस अरेंजमेंट वुड अलाउ द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन. इस स्ट्रक्चर की वजह से प्रोटोन का अदला बदली होती है, मींस शेयरिंग होती है. एंड चार्ज द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम. एक्टिव साइड को चार्ज किया जाता है. दिस स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन एंड सेरीन हैज बीन फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम. ये मैंने सिर्फ एक एंजाइम का एग्जाम्पल लिया है. इस तरीके का अरेंजमेंट बहुत सारे सेरीन हाइड्रोलेजेस में प्रेजेंट होता है. एंड इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैटालिटिक ट्राइएड, क्योंकि इसकी वजह से एक्टिव साइट एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से एंजाइम कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है. तो जो हिस्टिडीन होता है वो सेरीन से प्रोटोन लेता है और हाइड्रोजन लेता है, और जो एस्पार्टिक एसिड होता है वो हिस्टिडीन से प्रोटोन लेता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, अ न्यूक्लियोफिलिक सेरीन रेसिड्यू अटैक द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ द एस्पार्टिक एसिड. ऐसा हमने कुछ नहीं देखा. एन एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द हिस्टिडीन. एब्स्ट्रैक्ट मीन लेना. तो हाँ, ऐसा कुछ हमने अभी पढ़ा. एन एस्पार्टिक रेसिड्यू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ सेरीन. वो सेरीन से कैसे ले सकता है, उसकी तो प्रीमिसेस से ही दूर होता है, अपोजिट और सेरीन प्रेजेंट होता है. वो किसके पास होता है, वो हिस्टिडीन के पास होता है. तो अभी तक हमें सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है. एन एस्पार्टेट रेसिड्यू अटैक द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ द एस्टर टू द हाइड्रोलाइज. ये तो कुछ और ही बोला हुआ है. तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या ही दे रखा है. तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें. 100 ml of 0.1 normal HCl solution was diluted with 50 ml of 0.05 normal HCl solution. The normality of the final solution is. फाइनल सोल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है. 100 ml में क्या नॉर्मेलिटी है, 0.1 नॉर्मल HCl है. 50 ml में हमारे पास कितना है, 0.05 नॉर्मल HCl है. टोटल वॉल्यूम हमें टोटल वॉल्यूम फाइनल सोल्यूशन में निकालनी है. टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो गया 150 ml. ठीक है. तो हमें पहले नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें पहले मोल्स पता होने बहुत जरूरी है. तो अगर हम देखें यहाँ पे 100 ml का दिया हुआ है, 0.1 नॉर्मल HCl हमें प्रेजेंट है. ये जो नॉर्मेलिटी दी हुई है ये 1000 में दी हुई है. 1000 ml में ऑब्वियसली 1 लीटर में नॉर्मेलिटी निकलेगी ना. तो 1 लीटर या फिर 1000 ml में 0.1 नॉर्मल दी हुई है. तो अगर हम 1 ml में देखें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 1000. तो 100 ml में कितनी हो जाएगी, 100 ml में हमारी हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100. ये इससे कट गया, ये 0.01. ठीक है, 0.01 मोल्स आ जाएंगे ये. 50 ml में अगर हम देखें, 50 ml में अगर देखा जाए 1000 ml में कितने हो गए, 0.05 नॉर्मल. 1 ml में कितना हुआ, 0.05 डिवाइडेड बाय 1000. और 50 में कितना हो जाएगा, 50 ml में हो जाएगा 0.05 अपॉन 1000 इंटू 50. ये आ जाएगा अराउंड आपका 0.025 मोल्स. ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. अब टोटल आपके पास 150 है, तो टोटल मोल्स आपके पास कितने हो गए, 0.025 प्लस 0.01, ये कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 0.0125 मोल हो जाएंगे ये. ठीक है.
तो 1 ml में कितने होंगे? 1 ml में हो जाएंगे 0.0125 डिवाइडेड बाय 150। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे? अपने को फाइनल सोल्यूशन का निकालना है। फाइनल सोल्यूशन हम मेकअप करेंगे तो 1000 ml ही करेंगे, तो ये हो जाएंगे 0.0125 अपॉन 150 इंटू 1000। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.083। ओके, नॉर्मल। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वो है रिएक्शंस के बेसिस पे कौन सी रिएक्शन किस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो देखें, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपको सिर्फ पढ़ने से ही पता चल जाए। आइसोमराइजेशन क्या होता है? देखिए, आइसोमर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टू फॉर्म द आइसोमर। फोर्थ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही होगी तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। सेकेंड, ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर ऐड हो रहा है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन, तो ये हो गया फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट। ये चीज हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। नॉट पूछा है, ट्रू पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछा है, सही स्टेटमेंट पूछा है। कैन नॉट बी यूज फॉर डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज नहीं कर सकते? पहली दी हुई है EST। EST की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। भैया जो खुद ही एक्सप्रेस हो रहा है तो वो तो हम डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के लिए, कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसके लिए यूज करेंगे ही करेंगे। माइक्रो एरे DNA एनालिसिस, ये भी हम एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसमें DNA का, RNA का, प्रोटीन का हम एक्सप्रेशन पता लगते हैं। कैंसर की एनालिसिस के लिए ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, DNA माइक्रो एरे। mRNA सीक्वेंसिंग, DNA डेटा एनालिसिस। जीन एक्सप्रेशन अगर हम देख रहे हैं तो DNA से हम mRNA देखेंगे, mRNA ही तो प्रोटीन बनाएगा जो कि एक्सप्रेस हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं mRNA सीक्वेंसिंग करके भी हम एक्सप्रेशन पता लगा सकते हैं। ये ऑप्शन भी सही है, ये तीनों ही हम यूज कर सकते हैं। बच्चा कौन सा? होल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा एनालिसिस। अब होल जीनोम हो रहा है तो उसमें इंट्रॉन्स भी आ रहे होंगे, एक्सॉन्स भी आ रहे होंगे। हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये आगे चल के एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाली ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या बनता है? हमारा आंसर बनता है, अगर मैं इन सबको हटा दूं, हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर बना फोर्थ। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें? इफ द कोडॉन्स फॉर ट्रांसलेशन ऑफ mRNAs टू प्रोटीन वर 4 लेटर, ठीक है, लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 3, जो जेनेटिक कोड होते हैं क्या होते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है? वो 4 लेटर के हैं, 3 से नहीं होकर के। What would be the maximum number of hypothetical amino acid that could uniquely be recognized by the tRNAs assuming only 1? वैसे तो हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं लेकिन यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है। अगर हम नॉर्मल देखें, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन देखूं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ये हमारे पास कितना बन के आता है? अगर हम 4 का देखें, 4 का क्यूब करें, 4 इंटू 4 करें तो ये 64 बन के आता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो 4 है, 4 लेटर है, तो 4 टू द पावर 4 करेंगे, ये कितना आएगा? ये अराउंड आएगा 256। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बोला हुआ है? 1 कोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन है, तो -1 हो जाएगा 255। बहुत ही आसान था, 255। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। बीटा लैक्टम रिंग इज प्रेजेंट इन, जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो कौन सी, क्या दी हुई है यहाँ पे ऑप्शन? एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं सारे,
तो कौन सी एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है? तो ये मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हैं जहां पे बीटा लैक्टम रिंग आपको मिलेगी, जिसमें आता है पेनिसिलिन आता है, सेफेलोस्पोरिन आता है, मोनोबैक्टम आता है, ये तो बहुत ईजी हो गया, यहाँ पे बैक्टम आ गया, और कार्बोपिनेम्स आता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया? पेनिसिलिन। ठीक है, ये ऑप्शंस आप याद कर लीजिएगा, चांसेस हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो मे बी कुछ और ऑप्शन दे दें वो पेनिसिलिन हटा करके, तो ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डिसरप्ट अल्फा हेलिसेस एंड बीटा स्ट्रैंड? ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो डिसरप्ट कर सकें? डिसरप्ट मीन्स ब्रेक कर सकें, तोड़ दें वो बीटा हेलिसेस या बीटा स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर को। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रेफरेंस दिया हुआ है, जो अल्फा हेलिसेस होते हैं उसमें जो फॉर्मेशन करते हैं वो करते हैं MALEK, मीन्स मिथियोनिन, एलेनिन, ल्यूसीन, E फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड K फॉर लाइसिन, एंड ब्रेकर जो होते हैं वो होते हैं PNG, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। अगर बीटा स्ट्रैंड की बात करें तो फॉर्मर जो होते हैं वो होते हैं वाइफ, एंड ब्रेकर जो होते हैं प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। और बीटा टर्न की बात की जाए, यहाँ पे जो फॉर्मर का काम करते हैं वो करते हैं प्रोलीन और ग्लाइसिन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अल्फा हेलिसेस का ब्रेकर पूछा गया। अल्फा हेलिसेस में दोनों में PG आ रहा है, ग्लाइसिन हमें दे नहीं रखा, हमें प्रोलीन दे रखा है, तो हम प्रोलीन टिक करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कोलेजन फाइबर की। ठीक है, कोलेजन फाइबर एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कि कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ईच ऑफ द स्ट्रैंड इज इंडिपेंडेंटली स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं कोलेजन फाइबर में कि वो उसमें जो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, अल्फा हेलिसेस के स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल होते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम कोलेजन फाइबर में नहीं पढ़ते। इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन विद अल्फा हेलिकल कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर। कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ट्विस्टेड कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्विस्टेड कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्किन, बोन, टेंडन्स, टीथ। ये सही है आपका। The core of the triple strand helix is populated with glycine residue। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लाइसिन तो प्रेजेंट होता ही होता है, साथ में हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन भी प्रेजेंट हो सकता है, तो XY। ग्लाइसिन लेकिन हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन में थोड़ा, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी थी, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी एंड ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। अपने नोटबुक में इन चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सब्सक्राइबर, सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से ही मुझे अच्छा लगता है और मैं और अच्छी कोशिश करती हूँ आपको अच्छा कंटेंट देने की। थैंक यू सो मच।